हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि एकदम बढ़िया होंगे। सरकार मेरे, आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें तो मैं सबसे पहले आपसे सॉरी बोलता हूं कि यार थोड़ा कंटिन्यूटी ब्रेक रही, बट आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो जेई नीट सबके, तो मैं सोच रहा हूं कि इस बार एक बार फिर से एफर्ट लगाया जाए। और बहुत सारे बच्चों को आयनिक इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम रहती है, तो क्यों ना एक बार आयनिक इक्विलिब्रियम की थोड़ी अच्छी से, मतलब थोड़े अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन क्रिएट किया जाए। चलो सरकार, पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये सभी चीजों पे एक ही तरह से एप्लीकेबल होता है। जैसे मैं बता दूं आपसे कि मान लीजिए कि कोई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसी वीक एसिड पे लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? किसी वीक एसिड पे अप्लाई कर रहा है कोई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो जरा देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई वीक एसिड HA है जो कि मोनोबेसिक है, और ये टूट करके H प्लस और A माइनस आयन दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मानूं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सरकार कितना है, अल्फा है, तो ठीक है, मैंने मान दिया कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और इसका कंसंट्रेशन C है। तो हम जानते हैं कि दुनिया के किसी भी रिएक्शन को होने के लिए क्या देना पड़ता है? टाइम देना पड़ता है। तो अगर T इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्वेशन रेडी है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा 0 होगा। T इज इक्वल टू 0 केमिस्ट्री में वह समय है जब हम रिएक्शन को होने के लिए कोई समय नहीं दे रहे हैं, यानी जस्ट इनिशिएशन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम कोई टाइम देते हैं, सपोज T इज इक्वल टू T डैश सेकेंड, इट मे बी 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और मैं मान लेता हूं कि उस पर क्या स्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। सपोज T इक्वल टू T डैश वो टाइम है जिसपे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है सरकारों, हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो क्या होता है, वो है मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मोल्स डिसोसिएटेड चाहिए, तो टोटल मोल जरा देखना। हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, N अपॉन V इन लीटर। अगर V 1 हो जाए तो C किसके बराबर हो जाता है? N के। यानी कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन हो तो उसमें जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, वही सॉल्यूट का टोटल मोल होगा। ये हम यहां प्रूफ कर सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल की जगह क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं। तो मोल्स डिसोसिएटेड कितना आ गया बच्चों? इट इज इक्वल टू C अल्फा। ठीक है, अगर हमारे डिसोसिएटेड मोल C अल्फा के बराबर हैं तो जरा गौर पूर्वक देखिएगा बात को। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? C, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा। तो टूटेगा कितना? C अल्फा। था कितना? C। टूटा कितना? C अल्फा। तो बचेगा कितना? C माइनस C अल्फा। बट ऑब्वियस है। तो अगर इसके एक से इसका एक बनता है तो इसके C अल्फा से इसका C अल्फा बन जाएगा। अगर इसके एक से इसका एक बनता है तो इसके C अल्फा से इसका कितना बन जाएगा? C अल्फा बन जाएगा। अब हाँ, तो बच्चों मेरे फ्रेंड हैं, समझ लीजिए, उनका फोन था, तो काफी अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि जब चीजें अनसर्टेन हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। अनसर्टेन है, कल का कोई भरोसा नहीं, ये बात तो सच है, बट इसके चक्कर में हमें कर्म तो करते रहना है भाई। कल का कोई भरोसा हो या ना हो, बट कर्म का भरोसा है। चलो, तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये C अल्फा टूटा तो यहां कितना बन गया? C अल्फा। ये कितना बन गया? C अल्फा। ठीक है, अब मेरे शेरों, अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए Ka लिखूं तो वो कितना हो जाएगा प्यारे सरकार? वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, और ये किसके बराबर हो जाएगा? अपॉन HA के। ठीक है, तो Ka, H का कंसंट्रेशन कितना निकाला है शेरों ने? इसको निकाला है C अल्फा। A माइनस को C अल्फा, C1 माइनस अल्फा, क्योंकि HA कितना है? C माइनस C अल्फा। अगर यहां से हम C से C कैंसिल कर दें तो हमारे पास रिलेशन क्या डेवलप हो गया सरकार? Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब जरा देखो, वीक एसिड के लिए अल्फा काफी छोटा होता है, लेस देन 1 होता है। तो जब भी कभी मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात कर दूं, अल्फा लेस देन और इक्वल टू 10% हो तो 1 माइनस अल्फा को आप अप्रॉक्स करके 1 लिख दिया करिए। तो जो अब मैं लिखने जा रहा हूं
ये किसके लिए वैलिड है? ये उसके लिए वैलिड है जहां अल्फा कितना हो, लेस देन और इक्वल टू 10% हो। तो यहां से के ए किसके बराबर हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर के, क्योंकि 1 माइनस अल्फा किसके बराबर हो गया? 1 के। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? के ए अपॉन सी के बराबर हो जाएगा। हाँ, यानी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसी भी वीक एसिड का, वो उसके कंसंट्रेशन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां से हमने सीखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is inversely proportional to the concentration of solution। अब बच्चों हमारे पास एक गहरी जानकारी और मौजूद है। वो गहरी जानकारी क्या है जरा देखिए। हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन होता है n अपॉन वी। अगर यहां पे n अपॉन वी रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट वी अपॉन अंडर रूट n हो जाएगा। यानी कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के सीधे प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है इस बात का? कि अगर हमारे पास कोई वीक एसिड है और हम उसमें पानी मिलाते हैं, यानी उसे डाइल्यूट करते हैं, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। यानी कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो उसके अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी सरकारों? इंक्रीज कर जाएगी। यह बात सिर्फ वीक एसिड के लिए नहीं एप्लीकेबल है, यह हम वीक बेस पे भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? वीक बेस है कोई BOH टाइप का, और ये टूट करके 100% तो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है? वीक है, इसलिए हमने रिवर्सिबल का साइन लगा दिया है। ये टूट करके हमें मान लो B+ और OH आयन देता है। मान लिया इसका कंसंट्रेशन C है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। तो अभी पीछे हमने देखा कि T = 0 बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना रहेगा? 0 रहेगा। किसी टाइम T डैश पर मान लिया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है प्यारे सरकार, तो माना कि टूटता है C अल्फा। कितना टूटता है? C अल्फा। था कितना? C। टूटा कितना? C अल्फा। तो बचेगा कितना? C माइनस C अल्फा। इसके एक से इसका एक बनता है, इसके एक से इसका एक, तो इसके C अल्फा से इसका C अल्फा, और इसका भी कितना बन जाएगा सरकारों? C अल्फा। अब आइए, जैसे हमने एसिड के लिए निकाला वैसे हम बेस के लिए निकाल सकते हैं। Kb = B+ इंटू OH आयन अपॉन क्या हो जाएगा? BOH। वैल्यूज रिप्लेस करोगे तो ये C² अल्फा स्क्वायर C, 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अगर अल्फा लेस देन और इक्वल टू 10% है तो 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा। तो Kb बराबर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर के, तो अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट Kb बाई C। यानी कि ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर द एसिड, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द बेस, बट द कंडीशन इज दैट acid should be weak and base should be weak। यानी कि weak acid या weak base पे एप्लीकेबल होता है। तो मेरे प्यारे सरकार, यहां से अगर मैं C की जगह N/V रिप्लेस कर दूं तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट V इंटू Kb अपॉन N के। यहां से साफ साफ पता लगता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल नहीं बदल सकते हैं डाइल्यूट करने पर, मोल तो कांस्टेंट रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 10 लीटर पानी में 5 मोल चीनी है, तो उसको 20 लीटर कर दोगे तो क्या चीनी थोड़ी 20 मोल हो जाएगी या 8 मोल हो जाएगी? चीनी तो जितनी है उतनी ही रहेगी ना। सो वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल नेवर चेंज इफ वी विल डाइल्यूट एनी सॉल्यूशन। इस बात को क्लियर जानते रहिएगा। तो n भी कांस्टेंट है, Kb भी कांस्टेंट है। यहां से पता लगता है कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी है मेरे प्यारे सरकारों। अगर अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी है तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इससे और इससे दो बातें निकल के आती हैं। दोनों का मतलब एक है कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना कम होगा। या यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर हम किसी को डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने का मतलब है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दोनों, इतनी देर में मैंने जो बोला उससे हमने सीखा, क्या सीखा? हमने सीखा कि वीक एसिड हो उसका भी अल्फा डाइल्यूट करने पर बढ़ता है, वीक बेस हो उसका भी अल्फा डाइल्यूट करने पर बढ़ता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट उसका भी अल्फा डाइल्यूट करने पर बढ़ता है। जैसे AXBY नाम का मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूट करके XA+Y और YB-X दे देता है। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इनिशियल कंसंट्रेशन C है, और T = 0 पे 0 0 बन जाएगा। T = T' कोई टाइम है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना टूट जाएगा भाई?
ठीक उतना ही टूट जाएगा सी अल्फा के बराबर। तो ये कितना बन जाएगा एक्स सी अल्फा, और ये कितना बन जाएगा वाई सी अल्फा। यहां से अगर हम के निकालें तो क्या हो जाएगा ए प्लस वाई होल की पावर एक्स और बी माइनस एक्स होल की पावर वाई अपॉन ए एक्स बी वाई का कंसंट्रेशन। सबकी वैल्यू पुट करो, एक्स सी अल्फा होल की पावर क्या हो जाएगा एक्स और वाई सी अल्फा होल की पावर क्या हो जाएगा वाई, और यहां पे क्या हो जाएगा सी और सी को कॉमन कर दोगे या सी माइनस सी अल्फा होल की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की पावर कितना हो गया एक्स हो गया। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, या मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में कर देता हूं, नहीं तो वेरिएबल चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर एक्स सी अल्फा होल की पावर एक्स और वाई की पावर वाई सी अल्फा होल की पावर वाई, या और सी 1 माइनस अल्फा, ये हो गया। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल ले देता हूं, मान लो x की वैल्यू 1 कर देता और y की वैल्यू 1 कर देता। भाई ए बी जैसे NaCl टाइप का कोई सॉल्ट है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में k किसके बराबर हो जाएगा, देखो सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल हो गया। अगर अल्फा लेस देन और इक्वल टू 10% है तो 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा, तो k किसके बराबर हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर के, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट के बाई सी के, यानी अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। और सिमिलरली कह सकता हूं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी, जैसे पीछे दो डेरिवेशन में किया। तो अब मैं इस निष्कर्ष तक पहुंच चुका हूं कि मैं कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकता हूं कि दुनिया का कोई भी वीक एसिड हो, दुनिया का कोई भी वीक बेस हो, दुनिया का कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वो सबके सब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं। एंड व्हाट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी weak acid, weak base or weak electrolyte is inversely proportional to the concentration of the solution, and simultaneously we can say that the degree of dissociation of any weak acid, weak base or any weak electrolyte is directly proportional to the volume of the solution. Means if we will dilute any solution which is made by weak acid, weak base, weak electrolyte, its degree of dissociation will certainly increases my dear। तो उम्मीद करता हूं कि सरकारों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब थोड़े इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, आओ सिर्फ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के इर्द गिर्द कुछ अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, सरकार समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड है इस कितना ये पूछ रहा है, और किसकी वैल्यू दिया है, उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के की वैल्यू दिया है। ठीक है, CH3 है, COOH है। ठीक है, ये कितने नॉर्मल है प्यारे सरकार, 0.1 नॉर्मल है। डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी उसका Ka दिया है 10 की पावर -5 है। Ka की इतनी छोटी वैल्यू ये बात सिद्ध करता है कि एसिड क्या है, काफी वीक है। भाई देखो Ka क्या होता है, जैसे CH3 COOH टूट करके क्या देगा CH3 COO माइनस और H प्लस देगा। अगर मैं इसका Ka लिखूं तो क्या हो जाएगा H प्लस CH3 COO माइनस अपॉन CH3 COH, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H आयन जितना ज्यादा होगा Ka की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और साइमल्टेनियसली कंसंट्रेशन ऑफ H आयन जितना कम होगा Ka की वैल्यू उतनी कम होगी। यानी कि मेरे सरकार छोटी वैल्यू Ka की इस बात का इंडिकेशन है कि ये एसिड काफी ज्यादा वीक है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे सरकार काफी ज्यादा वीक है तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपसे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं, यहां पे मैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा सकता हूं। क्या कहता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka बाई सी। अल्फा पूछ रहा है Ka कितना है, 10 की पावर -5, C is the concentration, its valency factor is 1, so we know that normality is equals to molarity into valency factor। तो normality is equals to molarity into 1, तो जो नॉर्मेलिटी होगी वही मोलैरिटी होगी अपॉन 0.1। तो अल्फा कितना हो गया, 10 की पावर ये -1 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 की पावर -4, तो अल्फा किसके बराबर हो गया 10 की पावर -2 के बराबर हो गया। मींस डी इज द राइट आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि खाली आपको पहचानना है। आयनिक इक्विलिब्रियम की सबसे खास बात यह है क्लासिफाई रखना
कि किस तरह का प्रॉब्लम है ये पढ़ करके आइडेंटिफाई कर लेना। बच्चे बोलते हैं मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता सर, मेरे को थियरी आती है, न्यूमेरिकल नहीं बनता। भाई ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता। इम्पॉसिबल बात आप बोल रहे हो कि थियरी आती है, न्यूमेरिकल नहीं आता है। जिस दिन आपको थियरी आ गई उस दिन न्यूमेरिकल जो है एकदम डांस करता हुआ आपके पीछे पीछे आएगा। देखते चलें प्यारे सरकार और बातों को समझते चलें। कहता है इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, हमारे पास एक एसिटिक एसिड है CH3COH जो टूट के क्या दे देगी, CH3CO- दे देगी और क्या दे देगी, H+। कहता है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका जो अल्फा है सरकार वो किसके बराबर है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है, ये है 0.1 C इनवर्स के बराबर, वेयर C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, यानी C इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा pH थोड़ा आगे डिटेल में सिखाऊंगा, इसको देख लीजिए। इतना तो बच्चे जानते ही होंगे कि pH होता है -log ऑफ H-, यानी मैं अगर किसी तरह से H- के कंसंट्रेशन पे अप्रोच लगा लूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा दो, चलो 0 0, ये C अल्फा, तो ये कितना होगा C अल्फा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H- C अल्फा के बराबर है C, और अल्फा किसके बराबर है 0.1 इंटू C का इनवर्स, C का इनवर्स कट गया 0.1 यानी 10⁻⁻1 बचा H-, तो pH क्या हो जाएगा -log H- की जगह 10⁻1 पुट कर दोगे तो pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा 1। तो देखिए आंसर दिया होगा, यानी कि उस सॉल्यूशन का pH कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्यारे सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज, भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे लगाएंगे, वो तो पूरा ही पूरा टूट जाता है ना। जैसे हम मान लीजिए कि HCl लेते हैं तो ये तो H+ Cl- में पूरी तरह से टूट जाएगा, तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका टूटना एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओस्टवाल्ड लॉ इज एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनका टूटना एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, यस दिस इज द राइट आंसर। इरिवर्सिबल होने का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं सरकार। कहता है कि which of the following will occur if 1 molar solution of weak acid is diluted to 0.01 molar at a constant temperature, ठीक है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन है किसका, वीक एसिड का, ठीक है। मान लीजिए HA है 1.0 मोलर है, ओके 1.0 मोलर सॉल्यूशन है, यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, इसे हम डाइल्यूट करके कहां तक गिरा रहे हैं 0.01 मोलर तक, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले कहता है परसेंटेज आयोनाइजेशन विल इंक्रीज, बिल्कुल, क्योंकि जो अल्फा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी होता है। अगर हम किसी सॉल्यूशन को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो आई एम डैम श्योर कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहता है परसेंटेज आयोनाइजेशन विल इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। हमसे कहता है H- will decreases to 0.01 मोलर, नहीं, जितना कंसंट्रेशन घटेगा उतना ही H- नहीं घटेगा, क्योंकि H- का कंसंट्रेशन यहां कितना आएगा C अल्फा, और यहां भी कितना आएगा C अल्फा। तो H- का कंसंट्रेशन एसिड के कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होता है कि ये 1 से 0.01 घट गया तो वो भी 1 से 0.01 घट जाएगा। H- का कंसंट्रेशन एसिड के कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होता है, H- का कंसंट्रेशन एसिड का कंसंट्रेशन इनटू अल्फा के बराबर होता है। दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। कह रहा है K विल इंक्रीज, K इन डिसोसिएशन कांस्टेंट, K ये भैया सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, K इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। अगर K सिर्फ फंक्शन है टेम्परेचर का तो डिसोसिएशन बढ़ने से K नहीं बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर डाइल्यूट किया जा रहा है सॉल्यूशन को, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमें एहसास तो होगा कि वो बढ़ जाएगा, बट एक्चुअली वो बढ़ता नहीं हो, रेशियो है, दोनों एक दूसरे को जो है क्या कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। तो तुम तो मोटी बात जानो कि तभी बदलना जब तुम क्या बदल रहे हो, टेम्परेचर, अदरवाइज कभी मत बदलना। pH विल डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट,
तो ये तो चेक करना पड़ेगा भाई कि pH कितने यूनिट से डिक्रीज हो रहा है। इसके K की वैल्यू नहीं दिया है, तो चलो चेक कर देते हैं। अगर मैं यहां पर HA को तोड़ता हूं तो क्या मिल जाएगा, H प्लस A माइनस, ये 1 है, ये 0 0 और 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा अल्फा हो जाएगा। या सीधे मैं देख लूं तो HN किसके बराबर हो जाएगा, 1 इंटू अल्फा के। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू हमें दी नहीं है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के ए बाई सी के बराबर हो जाएगा। तो अंडर रूट के ए भी हमको नहीं दिया है, के ए की वैल्यू भी नहीं दिया है, तो हमें गेस करना पड़ेगा। ठीक है, पीएच विल डिक्रीजेस बाई 2 यूनिट। कैसे, पीएच 2 यूनिट से कभी नहीं डिक्रीज होगा। मैं इसे प्रूफ कर देता हूं एक दूसरे अप्रोच से। सरकार जरा देखिएगा, बातों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो यहां जो कंसंट्रेशन ऑफ HN है वो कितना होता, 1 के बराबर, और यहां जो कंसंट्रेशन ऑफ HN है वो किसके बराबर होता, 10 की पावर -2 के बराबर। तो यहां पे pH कितना हो जाता, -log(1), यानी कि pH कितना हो जाता, 0, और यहां पे कितना हो जाता pH, -log(2), यानी pH कितना हो जाता, 2। तो पहली चीज कि 2 यूनिट से बढ़ सकता था, घट तो सकता नहीं था। लेकिन बढ़ता भी कब, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता। ये एसिड कैसा है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड में जो कंसंट्रेशन होगा उसके बराबर एच नहीं होगा। एच किसके बराबर होगा, सी अल्फा के बराबर होगा। तो कितने से बढ़ेगा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन 2 से नहीं घटेगा ये बात 100% मालूम है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये भी ऑप्शन क्या है, 100% रॉन्ग ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं आप रीजनिंग का तरीका समझे होंगे, थोड़ा सा अकल लगाएंगे तो समझ में आएगा। मेरे प्यारे सरकार, आगे चलता हूं। कहता है द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन, किसी भी कंपाउंड का जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। कहता है साइज ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ द कंटेनर टेकन, द अमाउंट ऑफ करंट पास। नहीं, नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। समझा देता हूं, अगर कोई NaCl है तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आयनिक स्पीसीज जब किसी सॉल्वेंट में डाले जाते हैं, स्पेशली वाटर, तो वो क्या हो जाते हैं, अपने कैटायन एनायन में टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं ये भी समझा सकता हूं। भाई पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 81। फिजिक्स में कूलॉम लॉ पढ़ते हो, F इन मीडियम इक्वल्स टू F इन एयर अपॉन 81। F इन एयर कितना होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R² इंटू 1/81। यानी जो एयर में फोर्स लग रहा है उससे 81 गुना कम हो जाता है। कब, 81 टाइम डिक्रीज कर जाता है जब हम उसे पानी में डाल देते हैं। तो कैटायन एनायन जो होल्ड किया रहता है वो अट्रैक्शन फोर्स जब 81 टाइम से मिनिमाइज हो जाएगा तो बताओ वो टूट जाएंगे कि नहीं टूट जाएंगे, बिल्कुल। अब यहीं पे अगर कोई ऐसा कंपाउंड लिया जाए जो कम आयनिक हो और ज्यादा कोवेलेंट हो, जैसे कि LiCl, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। इसका मतलब कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना ज्यादा है। ग्रेटर इज द आयनिक कैरेक्टर, ग्रेटर इज द डिसोसिएशन इन द एक्वस सॉल्यूशन। लेसर इज द आयनिक कैरेक्टर, लेसर इज द डिसोसिएशन इन द एक्वस सॉल्यूशन। शायद आपको समझ में आया हो। आगे चलते हैं, आगे चल के बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन का एक्सटेंट है वो कब इंक्रीज होगा, तो पीछे यही तो प्रूफ कर रहा था, जब हम डाइल्यूशन करें यानी कि सॉल्वेंट ऐड करें। तो देखो सबसे पहले क्या कहता है, विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अरे भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो 1/√C होता है, इसे बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, जबकि वो क्या कह रहा है, बढ़ाना है अल्फा। ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर घटा दोगे तो भी जो है अल्फा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसी चीज को ज्यादा हीट करते हैं तो ज्यादा टूटता है, कम हीट करेंगे तो कम टूटेगा। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, यही बात सही है। जब हम एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करेंगे यानी हम डाइल्यूशन की प्रक्रिया को कर रहे हैं, और जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में सरकार क्या हो जाएगा, बताइए 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 बताइए, अल्फा बढ़ जाएगा। आगे कहता है ऑन स्टीयरिंग द सॉल्यूशन विगोरसली। भाई स्टीयर फिस्टीयर करने से अल्फा नहीं बढ़ता है जब तक टेम्परेचर ना बदलाओ।
टेम्परेचर में कोई बदलाव ना हो। तो ये देखें, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड आउट Ka फॉर 10 की पावर -2 मोलर HCN, ठीक है, हैविंग POH इतना, ठीक है, POH की वैल्यू हमें दी हुई है 10, तो POH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ OH आयन हो जाएगा। ये 10 के बराबर है, तो लॉग ऑफ OH आयन किसके बराबर हो जाएगा? -10 के। तो लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है? लॉग x बेस y इक्वल्स टू a है, तो x क्या हो जाएगा? y की पावर a। तो यहाँ पे बेस 10 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन क्या हो जाएगा? 10 की पावर -10। हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू OH आयन ये 10 की पावर -14 के बराबर होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन कितना हो जाएगा? 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -10, ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। Now we have the value of concentration of H ion. According to Ostwald dilution law, we know that H ion is equals to C alpha. तो H ion C alpha है, तो C है 10 की पावर -2, और हमको जो है Ka की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, और हमें कंसंट्रेशन ऑफ H ion मिल गया है। कितना मिल गया है? 10 की पावर -4। तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा। अल्फा कितना आ गया? 10 की पावर -2। अल्फा के मिलते ही Ka आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट Ka बाई सी, यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू Ka बाई सी, यानी Ka इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। सी कितना है? 10 की पावर -2। अल्फा कितना आया है? 10 की पावर -2। उसका स्क्वायर कर दोगे 10 की पावर -4, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 की पावर -6, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में जो पावर होता है वो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं 10 की पावर -6, व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? अरे इसमें तो कोई नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। एक बार चेक कर देता हूं, हो सकता है जल्दबाजी में कहीं गलती हो गया हो। POH हमें दिया है 10, ठीक है, तो POH अगर 10 दिया है तो H आयन आ गया 10 की पावर -4, ठीक है, H आयन C अल्फा 10 की पावर -4, कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, अल्फा आ गया 10 की पावर -2, ओके ये भी सही है। तो ऐसी स्थितियों में अल्फा आ गया, तो अल्फा इक्वल्स टू रूट K बाई सी, स्क्वायर कर दिया अल्फा स्क्वायर, तो K किसके बराबर होगा? C अल्फा स्क्वायर। C की वैल्यू 10 की पावर -2, अल्फा 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, ठीक है, तो 10 की पावर -4, तो ये कितना हो जाएगा? -6। दिस इज द राइट आंसर, सो वी कैन से दैट दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, बट डोंट वरी, जब मैं आपको PS निकालना सिखाऊंगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सब चीजों को होल्ड करना सिखा देंगे। सरकार, अगर हम क्वेश्चन के सिलसिले में आगे चले और अच्छा 8 है, कहता क्या है? कहता है कि व्हाट वुड बी H आयन कंसंट्रेशन इफ 0.006 मोलर बेंजोइक एसिड, जिसका कि Ka हमको दिया है 6 × 10⁻⁵, ठीक है। तो जरा देखिए, हमारे पास सरकारों एक बेंजोइक एसिड है, हमारे पास एक बेंजोइक एसिड है, ठीक है भाई। ये बेंजोइक एसिड हमारा कुछ ऐसा है, देखिए ये रहा बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस बेंजोइक एसिड का हमें क्या दिया है बच्चों? सबसे पहले तो जान लीजिए हमें कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है। कंसंट्रेशन इसका है कितना? 0.006 मोलर है। ये टूटेगा, एक वीक एसिड है, कैसे मैं जान लिया? बाय ऑब्जर्विंग द वैल्यू ऑफ K। इसका जो K वैल्यू है सरकारों, वो छोटा है कि नहीं है? बिल्कुल छोटा है। तो जब इसका K वैल्यू छोटा है तो इसका मतलब कि वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है तो ये आयोनाइज होकर के क्या बना देगा? ये बना देगा, और क्या दे देगा? H आयन दे देगा, ठीक है। अब जरा देखिए, हमसे कहता है कि H आयन का कंसंट्रेशन बताओ, तो आपको मालूम है कि इसमें ओस्टवाल्ड लॉ लगेगा, बार बार अपन उसको डेरिवेट तो करेंगे नहीं, तो हम इसको जानते हैं कि किसके बराबर होगा? C अल्फा के। मींस कि द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इज इक्वल्स टू C अल्फा। अब आपको मालूम है कि C आपको तो दिया हुआ है, कितना दिया है? जरा देखिए, C दिया हुआ है 0.006 मोलर, और अल्फा कितना हो जाएगा? अंडर रूट Ka बाई सी। अब इसको अंदर ले आओगे तो ये 0.006 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू Ka अपॉन 0.006, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, यानी अंडर रूट 6 × 10⁻³ और Ka की वैल्यू कितनी है?
6 इंटू 10 की पावर -5, तो 6 6 36, 36 का रूट 6 हो जाएगा, और ये 10 की पावर -8 उसका रूट लोगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। यानी दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। ऐसी स्थिति में जो एच आयन का कंसंट्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बच्चों देखो, ऐसे छोटे छोटे क्या होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं, भाई अरे आयनिक इक्विलिब्रियम है, कैसे करूंगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कुछ भी दम नहीं है भाई। अभी मैं एक बार बेसिक क्लियर कर दूंगा, फिर टॉप लेवल के कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। मेन चीज ये है कि आप कितना अलर्ट हैं, अलर्टनेस के साथ आप सुन रहे हैं। तो देखो, ये सारे फॉर्मूले बेस्ड चीजें हैं यार, इनमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, आप इनको अच्छे से कर लोगे, और जब लेवल बढ़ेगा तो उसका भी अपन इलाज कर देंगे। देखो, अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है कि एक मोनोप्रोटिक एसिड है, चलो हमने बना दिया, सपोज वी हैव अ मोनोप्रोटिक एसिड एंड व्हिच इज HA, ठीक है। कहता है इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका कंसंट्रेशन है 1 मोलर, ठीक है। और कहता है 0.01% आयोनाइज्ड, और इसका जो परसेंटेज अल्फा दिया है, अल्फा का प्रतिशतता यानी परसेंटेज दिया है वो 0.01% दिया है, ठीक है। आयोनाइज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड इज, ठीक है। तो ये टूट करके क्या देगा, ये H प्लस देगा और A माइनस देगा। अगर ये 1 मोलर है तो ये परसेंटेज अल्फा दिया है, बट वी नीड अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 100, यानी ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 10 की पावर -2, विच कैन बी रिटन लाइक दिस 1 इंटू 10 की पावर -4। ये देखिए, यानी कि जो उसका अल्फा है वो 10 की पावर -4 के बराबर है, ठीक है। अब जरा देखें, ये शुरू में 0 0 और ये कंसंट्रेशन 1 है, तो ये कितना टूटेगा, ये 1 इंटू अल्फा टूटेगा, यानी 10 की पावर -4 था कितना 1, टूटा कितना 1 अल्फा, तो बचा कितना 1 माइनस 1 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -4, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। तो हम K जब लिखेंगे, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इंटू A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो एच आयन कितना है 10 की पावर -4, A माइनस कितना है 10 की पावर -4, HA कितना है 1 माइनस 10 की पावर -4, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -8। और जरा देखो, 1 में से 10 की पावर -4 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वी कैन से दैट 10 की पावर -4 इज 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन 1, या मैं कह सकता हूं कि 1 इज ग्रेटर देन 10,000 टाइम रिलेटिव टू 10 की पावर -4। हम जानते हैं कि जैसे हमें कहीं लिखा है 10/2, तो क्या मिला 5। हम जानते हैं कि रेशियो हमें क्या बताता है, रेशियो हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। वो जरा देखो, वो इंफॉर्मेशन क्या है, रेशियो हमको बताता है कि ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से कितने गुना बड़ा है। तो 10 जो है वो 2 से 5 गुना बड़ा है, तो वही उसका रिजल्ट आता है। मींस कि जो मैथमेटिकल रेशियो होता है वो हम इस काम में भी ले सकते हैं कि जब भी कभी किसी बड़ी वैल्यू को किसी छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितने गुना बड़ा है। तो अगर मैं यहां पर देखूं 1 बड़ा है और 10 की पावर -4 से डिवाइड कर दूं तो सीधे आंसर 10,000 आता है, यानी कि जो 1 है वो 10 की पावर -4 से 10,000 टाइम बड़ा है, ठीक है। तो जब इतनी छोटी वैल्यू 1 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये Ka ये लगभग 1 के बराबर आ जाएगा, मींस K becomes 10 raised to the power -8। That's why the first one is the right answer। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। सरकारों, अब हम आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, what concentration of acetic acid is needed to give a hydrogen ion concentration of 3.5 into 10 की पावर -4 मोलर if K is equals to इतना, ठीक है। हमें दिया हुआ है क्या, एक एसिटिक एसिड दिया हुआ है, लुक्स लाइक दिस CH3C डबल बॉन्ड OH, ये टूट करके हमें क्या बना देता है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस बना देता है, ठीक है। हमें कहता है कि कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नीडेड, इसका कितना कंसंट्रेशन लिया जाए कि
जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ H बराबर हो जाए किसके, 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलर के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलर के बराबर हो जाए। तो बहुत ही आसान है, हम जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H है वो किसके बराबर होता है, C अल्फा के, या हम अल्फा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, Ka/C, या अंदर ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, रूट Ka इंटू सी। तो Ka की वैल्यू कितनी दी है सरकार, Ka की वैल्यू हमको दी हुई है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और C की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.5, नहीं सॉरी C पूछ रहा है, C हमसे पूछ रहा है, और हमें H का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, H का कंसंट्रेशन इधर इक्वल कर देता मैं, कितना दिया है 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। तो Ka इंटू C अननोन है, स्क्वायर कर दीजिए तो 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू C, और ये क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो C कितना हो जाएगा कि 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इसको सॉल्व कर दोगे जब, तो कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अगर मैं एक डिजिट से ये एक डिजिट उड़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा, जो है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 35 अपॉन 18 इंटू 3, 18 दूनी 36, ये अप्रॉक्स 2 के बराबर आएगा, 35 दूनी 70, ये अप्रॉक्स 7 के आसपास आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो देख लीजिए 7 के सबसे आसपास वैल्यू कौन सा है, ये बी वाला है, 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, दैट्स व्हाई दिस इज आंसर। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा आना चाहिए, अब हम लोगों का तो भाई थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड था तो आता है, बायो वाले बच्चों को थोड़ा मैथ कम आती है, तो आप देखिए इसको थोड़ा प्रैक्टिस रहिए। हमने क्या किया, 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 1.8 था, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, मुझे दिखा ऊपर 35 है नीचे 18 है, 18 का जस्ट डबल क्या होता है 18 2 जा 36, तो ये अप्रॉक्स 2 के आसपास आंसर आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बट ये 2 तो था नहीं, 2 से छोटा था तो आंसर भी 7 से जस्ट छोटा आ जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन इज द सपोर्टिंग आंसर। तो अगर हम किस कंसंट्रेशन का एसिड ले लें, अगर हम इस कंसंट्रेशन का क्या ले लें, एसिड ले लें, तो उसका K अगर इतना हो तो वो कितना H प्रोड्यूस करेगा, इतना H प्रोड्यूस करेगा। या दूसरे तरीके से भी इसी बात को बोल सकते हैं कि इतना H प्रोड्यूस करने के लिए अगर K की वैल्यू इतना हो तो कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना आना चाहिए और कुछ अलग से इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। प्यारे सरकार आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि BOH इज अ वीक बेस। हमारे पास एक BOH है जो कि क्या है, एक वीक बेस है, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BOH दैट प्रोवाइड्स OH आयन इतना, Kb इतना। सिमिलर क्वेश्चन है भाई, हमारे पास एक वीक बेस है BOH, वीक बेस है तो इस पर ओस्टवॉल्ड लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो कहता है कि अगर अपने को कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, जो कि हम डेरिवेशन से जानते हैं C अल्फा के बराबर होगा, चाहिए कितना, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन चाहिए 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो पूछ रहा है कि बेस का कंसंट्रेशन कितना हो, तो बेस का कंसंट्रेशन हम अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट K बाई सी, या इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो रूट K इंटू सी हो जाएगा, स्क्वायर कर दो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Ka इंटू सी हो जाएगा। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन K कितना है 1.5 इंटू 10 की Kb, सॉरी यहाँ बेस है तो Kb हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो बहुत ही अच्छा डेटा है तो कट जाएगा फटफट। तो कंसंट्रेशन कितना आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, उतना ही चाहिए। यानी कि अगर अपन इसको इसमें लिख रहे हैं तो ये देखो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.0015। तो देखिए यानी कि ये तो बड़ा अच्छा डेटा आ गया, सब वही का वही आ गया। यानी कि इसका Kb भी इतना है और OH आयन भी इतना है और कंसंट्रेशन भी इतना ही होना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सिमिलर वही क्वेश्चन है, बट इन प्रीवियस क्वेश्चन वी आर कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ HIN एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ OHN, बट द होल सोल कॉन्सेप्ट इज सिमिलर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा। ये बहुत ही छोटी सी बात है सरकार। आगे चलते हैं। कहता है हमसे अगले क्वेश्चन में कि 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HA इज 1% आयोनाइज्ड at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। Ka for this acid is equals to, अरे भाई बस बहुत हो गया, वीक एसिड है Ha, टूट करके क्या देगा H प्लस प्लस A माइनस, हमको HIN का कंसंट्रेशन ना पूछ करके K पूछ रहा है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इसका क्या क्या दिया है, ये सब कुछ दिया था। HIN किसके बराबर हो जाएगा, C अल्फा के। तो जो है यहाँ पर हम अगर HIN का कंसंट्रेशन नहीं दिया, हमसे K पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, रुको दूसरा तरीका लगा देते हैं। इसका K क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एट इक्विलिब्रियम। तो चलो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसका 0.2 लेते हैं तो ये 0 0.2 अल्फा 0.2 माइनस 0.2 अल्फा 0.2 अल्फा, डेरिवेशन में सब बता चुका हूं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.2 अल्फा इंटू 0.2 अल्फा अपॉन 0.2, 1 माइनस अल्फा, 0.2 से 0.2 कट जाएगा। के किसके बराबर हो जाएगा 0.2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हम जानते हैं कि जब भी कभी अल्फा लेस देन और इक्वल टू 10% आ जाए तो 1 माइनस अल्फा को 1 कर देते हैं, यहाँ तो एक ही % है। तो के किसके बराबर हो जाएगा 0.2 अल्फा स्क्वायर, 0.2 हमारे पास परसेंटेज अल्फा है तो अल्फा कितना हो जाएगा 1/100 का स्क्वायर, यानी 0.2 इंटू ये 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, इट विल बिकम 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -5, व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें थोड़ा देसी स्टाइल में दिए हैं, देसी स्टाइल में दिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देसी स्टाइल में निकाल देंगे। इधर देखो भाई, उन्होंने सॉल्व नहीं किया है, ये तो और अच्छी बात है। यहां देखो के किसके बराबर आया था HIN और A माइनस अपॉन HA। HIN कितना है C अल्फा, C कितना है 0.2, अल्फा कितना है 10 की पावर -2, ठीक है, इंटू 0.2 10 की पावर -2, और HA कितना आया था 1 माइनस यानी कि C यानी 0.2 1 माइनस अल्फा यानी 10 की पावर -2, 0.2 से 0.2 कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया, ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.002 इंटू 0.002 इंटू, यहाँ से हमने C कॉमन किया ना तभी तो कटा है, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 और अपॉन 1 माइनस 0.01। तो 1 में से जब 0.01 घटाओगे तो सब्सट्रैक्शन तो सबको आता होगा ना, 1 में से क्या सब्सट्रैक्ट करना है 0.01, तो क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 9, तो 0.99 के आसपास, ठीक है, तो 0.99 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसमें सारे आंसर थोड़े अजीब से लिख दिए हैं क्या भाई ने, 1 माइनस 0.10 करेगा अगर तो 9 1 10 और 9 ठीक है 10 1 ठीक है 0.99 आ जाएगा, यानी कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ है क्या। Ka फॉर दिस एसिड 0.002 इंटू पॉइंट इंटू 0.2 molar solution of a weak acid HA 1% ionized at 25 degrees centigrade for the acid Ka for the acid is equals to, ठीक है, Ka को हमें निकालना है, हमने सबके कंसंट्रेशन C अल्फा ठीक है 0.2 इंटू 10 की पावर -2 अल्फा जो कि है अपॉन, हाँ ठीक है, सही है सही है सही है, कुछ भी गलत नहीं है। तो ये पॉइंट कहाँ गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन में गड़बड़ है क्या, ऑप्शन में भी गड़बड़ हो सकता है। चलो फिर भी मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ, 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू अगर मैं कितना पुट कर दूँ
10 की पावर -2 यानी कि 0.01। 0.01 को हम अगर 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.99 आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में 0.99 आना चाहिए, तो 0.99 आना चाहिए, तो ये ऐसे होगा 0.002 इंटू 0.01 अपॉन 0.99। तो इसे हम और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि जिससे सेम आंसर आ रहा हो, ऐसा कर सकते हैं। तो देखो 2 इंटू 10 की पावर -5 आया है, इनमें सबको सॉल्व करके देख लो कि किससे 2 इंटू 10 की पावर -5 आता है। मैथमेटिकली खेल रहा है हमसे, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जरा देखो, अगर हम इसको लिखते हैं तो कितना पा जाएंगे हम लोग पा जाएंगे 4 इंटू 10 की पावर -6, और ये लगभग कितना है, इसको हम 1.9 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। ऊपर गया तो हाँ, ये देखो यही आंसर है। देखो इससे लगभग वही वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है। भाई इसको तुम जब लिखोगे तो 4 अपॉन 1.9 इंटू 10 की पावर -5, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग 2 इंटू 10 की पावर -5, और यहाँ भी देखो कितना आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर -5। यानी कि क्वेश्चन में आपको थोड़ा मैथमेटिकली उलझाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आप एग्जैक्ट निकालोगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा। आंसर ना तो इसके फॉर्म में लिखा हुआ है और ना ही इसके फॉर्म में लिखा हुआ है। जब आंसर दोनों के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस मैथमेटिकल डेटा को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जो ऑप्शन इस मैथमेटिकल डेटा को सपोर्ट करेगा उसी को मैं करेक्ट मान लूंगा, जैसे कि हमने यहां किया। सरकार एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम 100% सही बात है। अब एक शब्द आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या एसिड। किसी भी एसिड में रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा स्ट्रांग है, वीक है, या कब कौन एसिड स्ट्रांग होता है, कब वीक होता है, इन सब बातों को हम जानेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से जानना, कंपैरिजन करना। तो बच्चों, अगर हम एसिड के स्ट्रेंथ के कंपैरिजन की बात करते हैं तो जरा देखें और बातों को समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पीरियड वाइज मूवमेंट कर रहे हैं, केस 1 ले लेता हूं कि वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है मीथेन, और हमें दिया हुआ है NH3, और हमें दिया हुआ है H2O, और हमें दिया हुआ है HF, और हमसे पूछता है कि बताओ इनमें कौन सा एसिड सबसे स्ट्रांग है। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग दिमाग से एक एक चीज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो, किसी भी एसिड का अगर हमें स्ट्रेंथ देखना हो तो हमारे पास एक ही रूल है, और वो है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। तो हमने सबका क्या बना दिया, कॉन्जुगेट बना दिया। यहां H+ निकाल दिया, यहां पे OH आयन, यहां पे H+ निकाल दिया, और यहां पर NH2-, और यहां पे क्या निकाल दिया, H+ निकाल दिया, और CH3- निकाल दिया। ठीक है, अब आप तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है ये तो जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। सरकार, यहां अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज किसके पास है, यहां पर नेगेटिव चार्ज यहां पर किसके पास है, बताइए बताइए जरा। नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन more electronegative element फ्लोरीन। अब तुम जानते हो कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अब परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड में उस चीज के बनने में कोई बाधा नहीं क्रिएट करता, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, कोई हर्डल नहीं लगाता जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, भी ज्यादा हो जाएगा। और F- के बनने में ही H+ का बनना छुपा हुआ है। जितना ज्यादा HF से F- बनेगा उतना ही ज्यादा H आयन रिलीज होगा। तो फोर्थ पॉइंट में मैं कह सकता हूं कि रिलीज ऑफ H आयन भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। तो फिफ्थ पॉइंट में मैं कह सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट अगर मैं इसे देख लूं तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है
वो कहां प्रेजेंट है? रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, इन सबों की तुलना में कम है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कंपेयर में द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज वेरी लेस रिलेटिव टू दीज थ्री एलिमेंट्स। तो यहां रिलेटिव बात चल रही है, जानते रहिएगा। नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन। तो ये मत समझ लेना कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है क्योंकि सर ने बोला था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अबे भाई ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि यहां इनके तुलना में रिलेटिवली क्या है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो जरा देखिए यहां, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? जैसे मोर स्टेबल चीज को परमात्मा खूब बनाता है, वैसे लेस स्टेबल चीज को बनने में परमात्मा बाधा क्रिएट करता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? कम। और फॉर्मेशन कब हो जाएगा? तो रिलीज ऑफ एच भी क्या हो जाएगा? रिलीज ऑफ एच भी क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जिनका सेंट्रल एटम जो है पीरियोडिक हो, यानी कि पीरियोडिक टेबल में कब आता हो? जब हम लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट करते हो। तो ऐसी स्थितियों में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर हमने देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो हम अगर इसको 1 मान लें, इसे 2, इसे 3, इसे 4, तो हम कह सकते हैं कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना है प्यारे सरकार को, तो हम लिख सकते हैं 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब तुम ये मत कहना सर आपने इन दोनों का तो बताया ही नहीं। अबे भाई जैसे ये और ये हो गया वैसे ये होता जाएगा, यानी कि अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से थोड़ी कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, तो इसका फॉर्मेशन इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होगा, इनसे ज्यादा होगा। तो ऐसे ऐसे करके अपन इनको भी, मतलब सबसे ज्यादा सबसे कम को कंपेयर कर दिया, सेम लॉजिक इनमें लगा दो, तो ये बिल्कुल फट से आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो पीरियोडिक वेरिएशन से आता है क्या? हाँ, अगर पीरियोडिक वेरिएशन से आता है तो तुम कह सकते हो कि जिसमें सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। ये तब जब पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा हो। सरकार अगर मान लीजिए कि केस 2 में ले लेता जिसमें ग्रुप वाइज वेरिएशन हो रहा हो, यानी कि वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम की बात अगर करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैं बात कर दूं कि HAF, HCl, HBr, HI, जैसे मैं बात कर दूं H2O, H2S और H2SE, H2TE, इनकी बात कर दूं, ये देखो यहां ग्रुप वाइज वेरिएशन हो रहा है। तो जब ग्रुप वाइज वेरिएशन होगा तो वहां जरा देखो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? वहां पर बॉन्ड लेंथ होता है। जैसे यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, वहां डिसाइडिंग फैक्टर बॉन्ड लेंथ होगा। तो जरा देखिएगा, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज क्या होती है? बढ़ती है। और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। और जब बॉन्ड इजीली टूट जाएगा तो रिलीज ऑफ एच आयन क्या होगा? इजी होगा। और जब रिलीज ऑफ एच आयन इजी होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे यहां देखो ये HF है, ये HCl है, ये HBr है और ये HI है। अगर तुमने पिछला कॉन्सेप्ट लगाया कि सर जी इसका क्या बना दीजिए, H+ बना दीजिए सर जी, और F माइनस बना दीजिए, क्योंकि सर जी F- यानी कि नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए F- को ज्यादा बनना चाहिए, इसलिए यहाँ H आयन ज्यादा रिलीज होगा, इसलिए HF का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो सब आंसर उल्टा पलटा हो जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकल बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको जानना पड़ेगा विच वन इज द डोमिनेंट फैक्टर। तो जब हम ग्रुप वाइज वेरिएशन करते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द डिसाइडिंग फैक्टर, तब हम किससे निर्धारित करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को?
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के हेल्प पे। तो सरकार जरा देखें, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना हो तो HI सबसे तगड़ा एसिड है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। इसमें भी अपन कह सकते हैं कि H2T, फिर H2Se, फिर H2S और फिर H2O। क्या सीखा आपने? मैंने तो दो बातें सीखी कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज द डिसाइडिंग फैक्टर, और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कौन होता है डिसाइडिंग फैक्टर? तो बॉन्ड लेंथ इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ये बात जानते रहिएगा। अगर आप बिना इन बातों के अटेम्प्ट करेंगे तो आप उल्टा आंसर ले आएंगे। आप ध्यान रखें, एक के कॉन्सेप्ट को दूसरे में मर्ज ना करें, दूसरे में मिक्स ना करें। पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फैसला करें, और ग्रुप वाइज वेरिएशन हो रहा हो तो साइज से फैसला करें। उसके बाद एक तीसरी चीज आती है बच्चों। वो तीसरी चीज क्या है जरा देखें। वो तीसरी चीज है Ka वैल्यू। मान लीजिए कि जैसे कि एक एसिड है जो कि है Ha। तीसरा कंपैरिजन है केस 3 जो है वो अपना जरा देखें, वो है Ka वैल्यू के बिहाफ पे। जैसे ये टूट करके H प्लस A माइनस देता है, और एक दूसरा एसिड है Hb, ये टूट करके भी H प्लस और B माइनस देता है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि डेरिवेशन से हमें मालूम है कि K किसके बराबर होगा? H आयन A माइनस अपॉन HA, और यहां पे K किसके बराबर होगा? H आयन B माइनस और HB। ठीक है, तो जरा देखो, जहां पर H आयन ज्यादा होगा वहां K ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H आयन है। यानी कि Ka वैल्यू से भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। अगर हमारे पास दो एसिड मौजूद हैं और हमको उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताना है, या कौन किससे कितने गुना ज्यादा एसिडिक है, तो क्या करेंगे? हम K से फैसला कर सकते हैं। जिसका K बड़ा हो उसको उससे डिवाइड कर दो जिसका K छोटा है, तो हमें पता लग जाएगा कि एक एसिड दूसरे की तुलना में कितने गुना ज्यादा एसिडिक है। तो चलो हम इसको देखते हैं ध्यानपूर्वक। जैसे हमसे कहता है, एक क्वेश्चन है, कहता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ टू एसिड्स HA एंड HB आर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो एसिड हैं, देख लीजिए, एक HA है, ठीक है, एक HB है। इसका Ka हमें दिया हुआ है, इनका HA का K कितना है जरा देखिए। HA का K है 4 इंटू 10 की पावर -10, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 4 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, HB का K जरा देखिए वो कितना है, वो है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। तो कहता है whose pH वैल्यू will be higher for a given molarity। अब जरा देखो, pH इतना तो जानते ही हो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H आयन होता है। यानी मैं लिख सकता हूं pH इक्वल्स टू लॉग ऑफ H आयन की पावर -1। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम पावर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से pH क्या हो जाएगा? लॉग 1 अपॉन H आयन हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर इतना हो जाएगा तो पता लग गया कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। यानी कि जो मोर एसिडिक होगा उसका pH कम होगा, क्योंकि मोर एसिडिक जो होगा वो ज्यादा H आयन रिलीज करेगा ना, तो उसका pH कम होगा, और जो लेस एसिडिक होगा वो कम H आयन रिलीज करेगा, तो उसका pH क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल में हमें सिर्फ ये देखना है कि इनमें कौन मोर एसिडिक है और कौन लेस एसिडिक है। ठीक है, तो देखो ये K वैल्यू देख लो, ये इतना है, ये इतना है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि जो HB है उसका जो Ka है वो ज्यादा है किससे? HA के K से। इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी किसका? HB का ज्यादा होगा। किससे? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? HA से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर HB का एसिडिक स्ट्रेंथ HA से ज्यादा होगा तो HA वीक एसिड हुआ। तो हम जानते हैं कि वीक एसिड का pH वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H आयन। जो वीक एसिड होगा वही तो कम H आयन देगा, और जहां H आयन कम होगा वही तो pH ज्यादा होगा ना। इसका मतलब ये हमको पागल बना रहा। whose pH वैल्यू विल बी हायर, तो आंसर हो जाएगा कौन? HA का pH वैल्यू क्या होगा? सबसे कम होगा।
क्योंकि HA कैसा एसिड है सरकारों? HA वीक एसिड है। आगे चलते हैं और बातों को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ टू एसिड्स HA1 एंड HA2 आर इतना एंड इतना। ठीक है, हमारे पास दो एसिड हैं HA1 और HA2, उनका हमें क्या दिया हुआ है? उनका हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना दिया है और कितना दिया है? इतना दिया है। ठीक है, तो कहता है कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स विल बी अप्रोक्सीमेटली, इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगा? तुलनात्मक रूप से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होगा? ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में हम जानते हैं कि जो H आयन होता है वो किसके बराबर होता है? C अल्फा के। तो H आयन पहले केस में किसके बराबर हो जाएगा? C अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा, और H आयन दूसरे केस में किसके बराबर हो जाएगा? C अल्फा 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज आयन पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें इसके मुकाबले ये इससे कितने गुना भारी है या कितने गुना कमजोर है ये पता लगाना है। तो चलो देखो, यहां हम क्या लिख सकते हैं? C और अंडर रूट KA1 अपॉन C, अंदर ले आए तो इसको क्या लिख सकते हैं? रूट KA1C, और ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं? रूट KA2 इंटू C। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, H आयन रिलीज बाई फर्स्ट वन यानी HA1 डिवाइडेड बाई H आयन रिलीज बाई सेकेंड वन मीन्स HA2, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट KA1 अपॉन KA2, और इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, देखिए कहता है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ टू एसिड HA1 HA2 आर इतना एंड रिस्पेक्टिव एंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमें C की वैल्यू नहीं दिया है, तो यानी सिमिलर कंसंट्रेशन के लिए मान रहा है। वो कह रहा है कंसंट्रेशन सेम रखो, तो कंसंट्रेशन सेम ही रखना पड़ जाएगा। देखो ये हम C को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। वैल्यू दिया होता तो ना काटते, वैल्यू नहीं दिया है तो इसका मतलब वो क्या है कि यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन के लिए बात कर रहा है कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो तो किसका रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहां से जरा देखो Ka की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Ka की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर -4, और Ka2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.8 इंटू 10 की पावर -5। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अगर डेसिमल काट दिया मैंने तो ये 3 इंटू ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, और नीचे है तो कितना हो गया? 18 हो गया, 3 6 18 आ गया, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करोगे तो 6 के 6 4 10 और 40, तो 36 4 40, डेसिमल 36 16, यानी कि रूट 16, तो 1:, ये अपना कि 4:1 के आसपास वैल्यू दे देगा अगर इसको सॉल्व करोगे तो। भाई 16 पॉइंट समथिंग है ना, तो 4:1 के आसपास वैल्यू किस में है? ये देखिए, यानी कि ये जो HA1 है ये HA2 के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। सरकार आगे चल देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि Ka ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड आर इतना एंड इतना। फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, एस्टिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH रिस्पेक्टिवली। तो कहता है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो यहां भी तुमसे क्या पूछ रहा है कि एक एसिड दूसरे की तुलना में कितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखता है। तो यहां भी वही करना पड़ेगा भाई। हमने देखा था कि H आयन गिवन बाई फॉर्मिक एसिड अपॉन H आयन गिवन बाई एस्टिक एसिड, ये किसके बराबर हो जाएगा? Ka ऑफ फॉर्मिक एसिड अपॉन Ka ऑफ एस्टिक एसिड। पीछे हमने देखा, वैल्यू पुट करो, Ka ऑफ फॉर्मिक एसिड कितना है? 2.1 इंटू 10 की पावर -4, और Ka ऑफ एस्टिक 1.1 इंटू 10 की पावर -5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.1 इंटू 10 अपॉन 1.1, इसको काट दिए तो 11 दूनी 22, लगभग 2 इंटू, और ये कितना हो गया? 10, यानी कि 20 के आसपास। 20 का रूट निकालोगे तो 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा, यानी कि 4.37:1। डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझो
कि हमने पीछे इसको समझा। देखो यहां हमने मेन चीज समझा कि किसी एसिड का जो रिलीज्ड एच आयन है वो के वैल्यू पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एसिडिक स्ट्रेंथ जानना चाह रहे हैं, तो हम जानना चाह रहे हैं कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना ज्यादा एच आयन रिलीज कर रहा है या कितना कम। तो इसके लिए हम सिंपल किसका हेल्प लेंगे, मैथमेटिक्स का। रेशियो हमें ये बात बताता है, जैसे पीछे मैंने समझाया था 10/2 5 आया। अब ये दो बात कह रहा है, 5 कह रहा है कि 10 2 से 5 गुना बड़ा है, और ये 5 ये भी कह रहा है कि 2 10 से 5 गुना छोटा है। तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ जब भी निकालना होगा तो एच आयन का रेशियो लेंगे जो कि रूट के रेशियो के बराबर आता है इन द केस ऑफ सिमिलर कंसंट्रेशन। तो वहां से हम क्या पकड़ लेते हैं, आंसर निकाल देते हैं, जैसे कि यहां निकाल दिया, जैसे कि यहां निकाल दिया। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ an acid H2A is this and this respectively. The overall dissociation constant of this acid will be. ये तो मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में ही सिखा रखा था। H2A है, पहले स्टेप में टूटता है H प्लस और HA माइनस रिलीज करता है। HA माइनस है, दूसरे स्टेप में टूटता है H प्लस A माइनस 2 रिलीज करता है। तो ओवरऑल आयोनाइजेशन क्या हो गया, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो इसका Ka1 कितना दिया हुआ है, ये दिया है 10 की पावर -5, और Ka2 कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10 की पावर -10 दिया हुआ है। अगर मुझे ओवरऑल आयोनाइजेशन चाहिए तो देखो मुझे दिख रहा है, इसको मैं जैसे जोड़ूंगा कि इक्वेशन नंबर 1 में जैसे मैं ऐड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सॉरी ये, और क्या आ जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये आ जाएगा H2A is converted into 2H प्लस H प्लस और H प्लस और प्लस A पे -2। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई तीसरा रिएक्शन किन्हीं दो रिएक्शंस को जोड़ के बने तो तीसरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर। ऐसा मैंने तुम्हें कहां पढ़ा रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, टॉप क्लास की पूरी सीरीज पड़ी हुई है, देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। सरकार देखें तो यहां जो K होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2। Ka1 है 10 की पावर -5 और Ka2 कितना है 5 इंटू 10 की पावर -10, तो ये 5 इंटू 10 की पावर -15 आ गया। उम्मीद करता हूं समझा होगा, सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे और अब हम लोग बच्चों बात करेंगे किसके बारे में, सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट के बारे में बच्चा बहुत बचपन से पढ़ता है कि एसिड बेस रिएक्शन में जो वाटर के अतिरिक्त प्रोडक्ट बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। मींस कि इन एसिड बेस रिएक्शन द प्रोडक्ट एक्सेप्ट ऑफ वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ऐसे ही कर देते हैं। चलो हम भी एक रिएक्शन ले लेते हैं HCl NaOH और इसका रिएक्ट करा के क्या बना देते हैं NaCl और H2O। NaCl क्या है, टेबल सॉल्ट है, खाने के काम में आता है, ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें क्या अलग बता दिया। तो चलो भाई एक अलग बात बता देता हूं मेरे प्यारे सरकार, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइड्रो नहीं, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक होता है ये। हाइग्रोस्कोपिक यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंप्योरिटी, NaCl खुद नहीं होता है, ड्यू टू इंप्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 की थोड़ी सी इंप्योरिटी होती है सभी NaCl में, दैट्स व्हाई इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जिसे हम साइंटिफिकली किस नाम से जानते हैं, हाइग्रोस्कोपिक बिहेवियर के नाम से जानते हैं। प्यारे सरकार थोड़ा और आगे चल देते हैं तो हमें यहां पे लिखा है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट वो होता है जो आयोनाइजेशन के बाद एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन देता है। मींस सॉल्ट विच आयोनाइज या सॉल्ट which gives one type of cation और one type of anion, जैसे कि NaCl
ये टूट करके Na+Cl- देता है, जैसे कि Al2SO4 का होल थ्राइस ये टूट करके 2Al+3 का -2 दिया। यहां नंबर ऑफ कैटायन तो 2 हैं लेकिन टाइप ऑफ कैटायन एक ही है, तो ये डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। या नंबर ऑफ एनायन 3 है बट टाइप ऑफ एनायन तो एक ही है ना। आगे अगर जैसे हम बात करें MgOH का होल ट्वाइस, ये भी टूट करके Mg, ये सॉल्ट तो नहीं है ये, चलो इसको अपन MgBr2 लिख देते हैं, ठीक है MgBr2, तो Mg+2 और +2Br- दे देगा। तो वो सारे सॉल्ट जो एक ही प्रकार का कैटायन या एक ही प्रकार का एनायन प्रोड्यूस करते हैं, मींस दोज सॉल्ट व्हिच प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन और वन टाइप ऑफ एनायन नोन एज, दे आर नोन एज व्हाट, सिंपल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं सरकार। यहां देखिए एसिडिक सॉल्ट लिखा हुआ है। एसिडिक सॉल्ट उन्हें कहते हैं जो एचायन देने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा है Na_H2PO4 या कहीं लिखा है Na2HPO4, तो जरा देखिए, या कहीं पर मान लीजिए लिखा है, क्या लिखा है, मान लीजिए कहीं पर लिखा है कि KHSO4, तो ये सब जरा देखो, ये Na+ देगा और H2PO4 पे माइनस देगा। ये अभी 2 एचायन देने की हैसियत रखता है कि नहीं, ये 2 एचायन और PO4 पे -3 ले आ देगा। तो यानी कि वो सॉल्ट जो एचायन देने की हैसियत रखते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एसिडिक सॉल्ट। यहां पे जरा देख लीजिए, ये अगर 2Na+ + HPO4- देगा तो ये जो एनायनिक हिस्सा है ये एक एचायन प्रोड्यूस करने की हैसियत रखता है कि नहीं रखता है, बिल्कुल रखता है। जैसे कि K++ HSO4-, इसका भी एनायनिक हिस्सा एक H+ देने की हैसियत रखता है। यानी कि those salts which have tendency or which have guts or which have capacity to release HIN are known as acidic salt। Similarly बच्चों बेसिक सॉल्ट होता है, तो बोल दो यहां पे भी क्या करना है भाई, कि वो सॉल्ट्स जो क्या देने की हिम्मत रखते हो, OH आयन देने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा है MgClOH, जैसे कहीं लिखा है AlOH का होल ट्वाइस Br, जैसे कहीं लिखा हुआ है कि जो है मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है कि Mg है, चलो Ca कर देता हूं, Ca और Cl- और OH, तो ये टूटेगा तो जरा देखो क्या देगा, Mg+2 देगा, Cl- और देखो एक OH आयन दे देगा। ये टूटेगा तो क्या दे देगा, Al+3, तो ये 2 OH आयन दे देगा और एक Br- दे देगा। और ये टूटेगा तो क्या दे देगा, Ca+2 दे देगा, Cl- और एक OH आयन दे देगा। यानी कि वो सॉल्ट जो क्या देने की हैसियत रखते हो, OH आयन देने की हैसियत रखते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, बेसिक सॉल्ट बोला जाता है प्यारे सरकार। आगे चलते हैं, आगे चल के यहां पर हमें मिला डबल सॉल्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। डबल सॉल्ट जो है ना वो क्या होता है, वो होता है जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स को, या 2 or more than 2 compounds are mixed in fixed ratio and they form a new compound। जो आपस में रिएक्ट तो नहीं किए होते हैं, उनके मिक्सिंग की वजह से बने हुए होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, मिक्स सॉल्ट। जैसे एलम जानते हो, पोटास एलम, या एलम अपन बोलते हैं तो फिटकरी, जब हम लोग महाराष्ट्र में उसे तुरटी बोला जाता है, बाकी उसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में फिटकरी बोला जाता है। दाढ़ी वाड़ी बनाते समय पहले के जमाने में जो टेबल पे बनाते थे, कट जाता था तो मुंह में लेकर के क्या कर देते थे, इसको रगड़ देते थे पूरे चेहरे पर, मुंह पर पूरा उसको रगड़ देते थे। कारण कि वो जो है ब्लीडिंग को भी रोकता है और कुछ उसका एंटीसेप्टिक बिहेवियर भी होता है। किसका, तुरटी का, फिटकरी का, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सरकारों, पोटास एलम बोलते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो जरा देखो कि डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है कि नहीं, कि डबल सॉल्ट आर फॉर्म when two different salts crystallizes together in a specific stoichiometric ratio। देखो ये 2 सॉल्ट हैं जो कि 1:1 के रेशियो में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं कि नहीं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ डबल सॉल्ट। हम जानते हैं मोहर सॉल्ट, मोहर फेरस अमोनियम सल्फेट, आयरन का सल्फेट होता है FeSO4 और NH4 का
होल ट्वाइस SO4, ठीक है। तो डॉट 6H2O, ये भी जरा देखो, ये हिस्सा और ये हिस्सा 1:1 के रेशियो में मिले हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल मिले हुए हैं। एक सॉल्ट होता है बच्चों माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट NaNH4 और HPO4, ठीक है। ये जरा देखिए, इन्हें क्या बोला जाता है? ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? दे ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? दे ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ डबल सॉल्ट, कि NaNH4 और HPO4 माइनस। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट वो सॉल्ट्स होते हैं जो दो या दो से अधिक सॉल्ट्स को एक फिक्स रेशियो में मिक्स करने पर, क्रिस्टलाइज करने की वजह से बनते हैं। जैसे जब ये बना होगा, मान लीजिए हमारा, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए जैसे कि हमारा मान लीजिए कि NaCl है कहीं, और मान लीजिए कहीं पे है हमारा NH4Cl और कहीं पे है हमारा H3PO4। इन तीन चीज़ों को 1:1 के रेशियो में मान लो लिया जाए, तो Na प्लस हो जाए और NH4 प्लस हो जाए, यानी दो पॉजिटिव है तो यहाँ से दो नेगेटिव निकाल दो, HPO4 माइनस हो जाती है। इसके दो H आयन और इसके दो क्लोराइड आयन, ये 2 मोल HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे, HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे, तो हमारे पास ये हिस्सा बनेगा। तो ये भी जब बन रहा है तो ये 1:1 के रेशियो में लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं? बट ऑब्वियस है कि लिए गए हैं, तो ये भी उसी डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक सॉल्ट्स को एक फिक्स मोलर रेशियो में मिक्स करके क्रिस्टलाइज किया जाए किसी एक नए सॉल्ट को, तो उस नए सॉल्ट को क्या नाम दिया गया है बच्चों? डबल सॉल्ट नाम दिया गया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं मिक्स सॉल्ट का। तो मिक्स सॉल्ट वो है जो एक से ज्यादा टाइप का कैटायन या एक से ज्यादा टाइप का एनायन प्रोड्यूस करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सरकारों? उसे हम लोग मिक्स सॉल्ट बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर एग्जांपल लिया जाए तो देखो CaOCl2, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। जब ये पानी में पहुंचता है ना, तो ये कैटायन तो एक देता है लेकिन एनायन ये दो देता है, OCl माइनस और Cl माइनस। जैसे कि बच्चों Al और Cl2Br दे दें, तो ये टूटेगा तो कैटायन तो एक देगा, लेकिन एनायन देखो ये 2Cl माइनस और 1Br माइनस दे देगा। तो इसी तरह से सरकारों जो एक से ज्यादा टाइप का कैटायन या एनायन प्रोड्यूस करें, जैसे कैटायन में देख लीजिए सल्फेट आयन है, एक K+ ले ले कोई, एक Na+, यानी कि KNaSO4, अगर ये टूटेगा तो क्या देगा? K+, Na+ और क्या दे देगा? SO4 पे -2। यानी कि ऐसे सॉल्ट जो एक से ज्यादा टाइप के कैटायन या एक से ज्यादा टाइप के एनायन प्रोड्यूस करें, जैसे इसने देखो दो टाइप के एनायन प्रोड्यूस किए, इसने भी देखो दो टाइप के एनायन प्रोड्यूस किए, बट इसने दो टाइप के कैटायन प्रोड्यूस किए। तो दो सॉल्ट्स व्हिच प्रोड्यूसेस मोर देन वन टाइप not number, more than one type of cation or anion are known as what? Are known as mixed salt। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें सरकारों को समझ में आ रही होंगी। आओ कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है। कहता है which of the following is an acidic salt? कौन भाई एसिडिक सॉल्ट है? तो जरा देखो ये H+ दे सकता है। which of the following is not an acidic salt? अच्छा ये तो एसिडिक सॉल्ट है, ये भी एसिडिक सॉल्ट है, लेकिन ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है। जरा देखो HC≡O- और Na+ में टूटेगा। ये H कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ H पानी में आयोनाइज नहीं होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H आयोनाइज होता है। तो ये ऑलरेडी H आयन दे चुका है। दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। ये टूटेगा तो क्या देगा? ये Na+ देगा, HSO4- देगा। दिस एनायन कैन रिलीज वन मोर H आयन। ये टूटेगा तो क्या देगा भैया? Na+ और H2PO3 पे माइनस होगा। दिस एनायन अगेन कैन रिलीज वन H आयन। यहां ये मत कह देना गधो जैसा ये 2 H आयन देगा। जरा देखो H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? P≡O और क्या होता है? OH और HH होता है, यानी कि H3PO3 सिर्फ एक H आयन देता है। तो अगर ये सिर्फ एक H आयन देगा
एक सेकेंड, सॉरी, H3PO3 दो एच आयन देता है, यहाँ देखो ये यहाँ दो एच आयन देता है, तो एक तो एच आयन ये दे चुका है क्योंकि ये क्या है Na2H2PO4 है, तो एक एच आयन दे चुका है ये, तभी तो H2PO3 बना होगा। तो अब ये एक एच आयन और रिलीज करेगा, दो मत रिलीज करा देना, क्योंकि ये बात जानते रहना। थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं, देखो P डबल बॉन्ड OH OH OH, ठीक है, P डबल बॉन्ड OH OH H, ठीक है, P डबल बॉन्ड OH H H, ये होता है। देखो तो ये फार्मूला किसका बना, H3PO4 का। इसमें 3 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ये तीनों पानी में जाते ही टूट जाएंगे क्योंकि मोर पोलर बॉन्ड पानी में ब्रेक हो जाता है। ये देखो यहाँ पे एक एच आयन है, केवल एक OH है, और यहाँ पे जरा देखो दो है, यानी कि H3PO3 क्या है, H3PO4 क्या है, ट्राया बेसिक है, H3PO3 क्या है, डाया बेसिक है, और H3PO2 क्या है, मोनो बेसिक है। तो यहां पर दो एच आयन नहीं देगा, ये एक ही एच आयन देगा, जानते रहना। तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये नहीं दे सकता, इसलिए एसिडिक सॉल्ट नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, कहता है विच इज अ बेसिक सॉल्ट, कौन OH आयन दे सकता है, भाई ये साफ साफ दिख रहा है, यही दे सकता है OH आयन, इसलिए ये क्या है, बेसिक सॉल्ट। हाँ, फिर हम लोग इसको देखेंगे। देखिए ये क्या कहता है, which of the following is an acidic salt। अगर हमको बोले कि इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, देखिए कौन एच आयन दे सकता है, यही तीसरा ऑप्शन है जो एच आयन दे सकता है, दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे कहता है द मिक्स सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा मिक्स सॉल्ट है, ठीक है। तो देखिए कौन सा मिक्स सॉल्ट है, अगर देखा जाए सरकारों तो इनमें से कौन सा मिक्स सॉल्ट है, तो देख लीजिए कौन एक से ज्यादा टाइप के केटायन या एनायन प्रोड्यूस करता है। ये देखिए ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा, Na+K+, दो टाइप का एनायन देगा, दैट्स व्हाई इट इज अ मिक्स सॉल्ट। बाकी सब एक ही टाइप के केटायन या एक ही टाइप के एनायन देंगे, इसलिए वो मिक्स सॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। हो गया, बात खत्म हो गई, आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि इस लेक्चर से आपको चीजें बेहतर वे में समझ में आई होंगी। ये एक छोटा सा प्रयास था आपको चीजों को छोटे छोटे टॉपिकों को डेप्थ में समझाने का, जिससे जब आगे पीएच कैलकुलेशन, बफर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और सॉल्बिलिटी जैसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आए तो आप जरा सा भी डेविएट ना हो, जरा सा भी परेशान ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देखा होगा तो चीजें आपको काफी प्रॉपर वे में समझ आई होंगी। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।